हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DSSB TGT नेचुरल साइंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2018 के एग्ज़ाम के हैं। तो इससे पहले हम लोग 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी इस पेपर के कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप जाकर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 24 में कहा गया रेड रॉट डिजीज़ जो है वो कौन से क्रॉप में होती है, शुगर केन, पैडी, वीट या फिर चिकपी। तो हमें पता है, हमने सुना भी हमेशा रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगर केन, है ना, इसका मतलब ये शुगर केन में होती है। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट इन दी सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या अमाइलेज। तो हमें पता है इसका आंसर है अमाइलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा केमिकल यूज होता है, हेक्साक्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोजन सल्फेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कौन सा यूज़ होता है। तो हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर से जो रिलेटेड केमिकल है वो तो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रियॉन नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर कौन से रीजन में होती है एटमॉस्फेयर के, आयोनोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोफोस्फेयर। ठीक है, कौन से रीजन में होती है। तो हमें पता है इसका आंसर है स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर इज द आंसर। नेक्स्ट है वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो हमें बताइए उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है माइकोराइजा आर। माइकोराइजा किनको कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को या नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ को या कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया को या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई को। तो इसका हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई को कहा जाता है। एक्चुअल में माइकोराइजा क्या होते हैं, हायर प्लांट्स के रूट्स जो होती हैं, जैसे साइकस और भी प्लांट्स होते हैं, तो हायर प्लांट के जो रूट्स होती हैं उनके साथ जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और उसी को ही हम माइकोराइजा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फंजाई होता है वो वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और उसके बदले में प्लांट उनको मिनरल्स और न्यूट्रिशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है कैटल में, उसको कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस। तो इसका आंसर है वायरसेस। ठीक है, जो ये वायरस होता है जो इसको कॉज करता है उसका नाम भी फुट एंड माउथ वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो बायो के थे और उससे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे वो भी बायो के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, स्मेल्टिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में इनकरेक्ट क्या है, मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड, बात सही है, स्लैग इज फॉर्म्ड, सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ ओर टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पर स्मेल्टिंग प्रोसेस में एन ऑक्सीजनिक कंडीशन में प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट कैन बी यूज टू ट्रैक दिस अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम रूट लेवल टू लीव्स इज। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें फर्टिलाइजर के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो ये ट्रैक करने में हेल्प करता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कितना अपटेक हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, P32, P30, N13, N16। तो इसका जो आंसर है वो है P32। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर कैल्कोजेंस इज आइडेंटिफाई। देखिए अब इसमें कहा गया कि हमें डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बतानी है कैल्कोजेंस में, यानी जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है उसमें डिक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बताना है। तो इसके लिए आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मान लीजिए कि फ्लोरीन है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करता है तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी को एमिट करता है। तो वो जो एनर्जी एमिट होती है एट द टाइम ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है ये नेगेटिव साइन के साथ होती है, क्योंकि ये रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो नेगेटिव साइन के साथ होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो नेगेटिव में होती है इसकी वैल्यू, जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, अब हम इस ग्रुप पे आते हैं, ऑक्सीजन। तो इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसके एलिमेंट्स होते हैं OS, Se, Te, Po। ठीक, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, Se फॉर सेलेनियम, Te फॉर टेलुरियम एंड Po फॉर पोलोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें बताना है कि क्या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। अब देखिए, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और इसलिए वो उतना ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, है ना। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप में है, मतलब इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन SE, TE, PO ऐसे लगे हुए होते हैं, तो डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो कायदे से तो डाउन दी ग्रुप जब हम जाएंगे तो डाउन दी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कम हो जानी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो अगर वैसे हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर जो है इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोला है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे अकॉर्डिंग तो मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा होना चाहिए कि ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा होगी, सल्फर में उससे कम होगी, सेलेनियम में उससे कम होगी, और टेलुरियम में उससे कम होगी, पोलोनियम में सबसे कम होगी। पोलोनियम का हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक एक्सेप्शन होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो सबसे कम होती है, सरप्राइजिंगली। होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, बट है सबसे कम, है ना। तो जो सही ऑर्डर होता है वो होता है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, यानी कि SSCTE, और सबसे लास्ट में आता है ऑक्सीजन, तो SSCTEO। ठीक है, तो SSCTEO ये इसका सही सीक्वेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन का इतना कम क्यों है, जबकि वो तो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसलिए कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी छोटा होता है। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, और उस रिपल्शन की वजह से ही जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो इतनी बेटर नहीं हो पाती एज एक्सपेक्टेड। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है उसकी कम होती है बाकी सबसे उसके ग्रुप में से। ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा आएगा जिसमें लास्ट में जो है ऑक्सीजन दी हुई होगी, ये वाला। ठीक है, तो सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और फिर लास्ट में ऑक्सीजन है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pK वैल्यू ऑफ प्योर वाटर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस हुज H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻5 m। देखो यहाँ पे हमें कहा गया एक पानी है जिसकी pK वैल्यू हमें निकालना है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो अब हमें इसमें pK वैल्यू निकालनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको pH का कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए। pH के जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉगरिदम ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, और POH का होता है माइनस लॉगरिदम ऑफ OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है pK वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि pKW पूछा गया है। तो pKW का एक्सप्रेशन होता है pH प्लस POH। तो अगर हमारा pH निकल जाए और POH निकल जाए तो हम pKW की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें दिया क्या क्या गया है, इसमें हमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 10⁻⁻5। ठीक है, और हमें पता है कि जैसे ही वाटर डिसोसिएट होता है हाइड्रोनियम आयन देने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन्स भी इक्वल अमाउंट्स में निकलते हैं। ओके, यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो जितना H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना। तो हाइड्रोनियम आयन में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेट जो H हमें H हाइड्रोनियम का दे दिया 10⁻⁻5, तो OH का भी इतना ही होगा, समझे आप। ठीक है, तो वाटर जब डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन्स भी देता है ना। तो जितना हाइड्रोनियम का होगा उतना ही हाइड्रोक्साइड का भी होगा।
कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोनियम का कितना दिया हुआ है 10⁻⁵, तो OH का भी कितना होगा 10⁻⁵ होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं POH, ठीक है, या फिर pH निकाल सकते हैं। तो अगर हम pH निकालेंगे तो वो होगा माइनस लॉगरिदम ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हमें पता ही है 10⁻⁵ है। तो या OH का भी निकाल सकते हैं, POH निकाल लो तो pH वही सेम होगा। तो अगर POH का निकालेंगे, OH का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे -5, तो जो हमारा pH निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा, और pH 5 तो POH भी 5, या POH 5 तो pH भी 5, तो दोनों ही 5 निकल जाएंगे। तो और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे pH और POH को, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब P के W वैल्यू जो है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज। 4 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो OH प्रोड्यूस होता है, क्या ये आंसर है, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H आयंस विच रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ Fe to Fe-2 आयंस, या फिर OH नेगेटिव आयंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड, या फिर रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज हाई। ठीक है, देखो इसका आंसर ये है कि अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो हाइड्रोजन आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फिर हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे बट हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे, है ना। तो हाइड्रोजन आयंस ना होने की वजह से जो ये है इसमें कमी आएगी रस्टिंग में, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे होगा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस विच रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू Fe-2 आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH H2O NaHPO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन है P4 + NaOH + H2O गिव्स NaH2PO2 + PH3। इसको हमें बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद इसके मोल्स बताने हैं। तो देखो ये इसकी एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फॉस्फरस वाला जो ये था NaH2PO2, इसमें हमने 3 लिख दिया। अब 3 लिखने से क्या हुआ, देखो ये जो एक फॉस्फरस था ये 3 बन गया, और ये एक था ये 4 हो गए दोनों को मिला के। तो 4 फॉस्फरस प्रोडक्ट की साइड हो गए और 4 ही रिएक्टेंट की साइड हो गए, तो फॉस्फरस तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब देखो अभी इसको भूल जाओ कि हमने ये लिखा है, इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, तो इसलिए इसको भूल जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लगाया बस। यहाँ पे 3 लगाने से परिणाम क्या हुआ कि फॉस्फरस तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 3 फॉस्फरस ये थे, एक ये था, तो 4 हो गए, और इधर भी 4 थे, ये तो बैलेंस हो गया। अब दिक्कत आई फिर सोडियम में, सोडियम भी 3 हो गए, और हाइड्रोजन भी हमारे चेंज हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब यहाँ पे हो गए आपके हाइड्रोजन 6 ये हो गए, और 3 ये हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे हमारे सिर्फ कितने हैं, 3 ही हाइड्रोजन है। तो हमें कितने चाहिए हाइड्रोजन, हमें और भी चाहिए हाइड्रोजन। 9 बनाने के लिए कितने चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो हमें ऐसे करना है कि हमारे पास यहाँ पे 3 की जगह 6 कितने हो जाए, 6 और बढ़ जाए, है ना। अब 6 कैसे बढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे है कि फिर यहाँ पे क्या किया गया, 3 यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ से 6 मिल गए, और 3 यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ से भी 3 मिल गया, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 3 लिखने की वजह से जो हमारा सोडियम था वो भी बैलेंस हो गया। और इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, और NaOH में 3 मोल्स आ गए, हाइड्रोजन वाटर के भी 3 मोल्स हो गए, और NaH2PO2 के भी 3 मोल्स हो गए। और क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया था, मोल्स पूछे गए थे। ठीक है, पूछा गया था ना, राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH H2O और NaH2PO2। तो तीनों के कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। तो यहाँ पे हम मार्क भी कर सकते हैं 3 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव लेफ्ट द गैप फॉर द एलिमेंट्स विच प्रेडिक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ 68 and 72 रिस्पेक्टिवली आर डिस्कवर्ड लेटर एज आइडेंटिफाई। मतलब 68 और 72 नंबर के, यानी इतने एटॉमिक वेट के कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने पहले ही उनके बारे में बात कर ली थी मेंडलीव ने, और उन्होंने गैप छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक वेट 68 या 72 था। बाद में उनको डिस्कवर किया गया, तो वो कौन से एलिमेंट निकले, उनका क्या नाम दिया गया। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, या गैलियम एंड जर्मेनियम। तो इसका आंसर है गैलियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिक्विड मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करता है विद ओजोन और टू फॉर्म एक लिक्विड मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करता है विद ओजोन, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड। अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म ऑक्साइड। तो आइडेंटिफाई इसको करना है। तो रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड मेटल रहता है, ठीक है, वो ब्रोमीन भी होता है, मरकुरी भी होता है, बट जो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है वो होता है मरकरी। तो मरकरी ओजोन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2OS को मरकरी फर्स्ट ऑक्साइड भी कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, इट्स कंपोजिशन इज आइडेंटिफाई। मेलाकाइट जो होता है वो कॉपर का क्या होता है, ओर होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है थर्ड वन, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट हमारा कि हमने क्या इसमें क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 10 ग्राम एक गैस जो है वो ऑक्यूपाई करती है 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, यानी 10 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, द वेपर डेंसिटी एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आर। मतलब एक 10 ग्राम लाइट है, सॉरी एक 10 ग्राम गैस है जो कि 5.6 लीटर वॉल्यूम क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। उसकी वेपर डेंसिटी और फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है, बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इसका मतलब अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर मास जब तक नहीं निकलेगा तब तक डेंसिटी नहीं पता कर सकते हम, है ना। तो अब देखो क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकलने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकलना ज़रूरी है। तो इस तरीके का रिलेशन आपको इसमें बनाना पड़ेगा। देखो अब जो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो पहले देख लेते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 298 केल्विन, प्रेशर स्टैंडर्ड है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 5.6 लीटर। तो यहाँ पे अब देखो, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे बेटर मैं आपको तरीका बताती हूँ। अच्छा देखो, अभी जो STP कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन, उसमें कहा जाता है कि एक मोल गैस जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। मतलब एक जो मोल है गैस का वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है STP पे। तो इसका मतलब अब देखो सोचो, 22.4 लीटर जो गैस है वो कितना मोल ऑक्यूपाई कर रही है, एक। तो 1 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगी, 1/22.4। तो ये बताओ 5.6 लीटर कितना मोल, एक मोल में इतना लीटर होगा। इसमें कहने का मतलब ये तो है कि एक मोल में STP पे इतना लीटर होगा। तो इसको देख लेते हैं कि जब इतने लीटर का एक मोल होगा तो 1 लीटर का कितना मोल होगा। पहले 1 लीटर का मोल निकालो, फिर 5.6 लीटर का मोल निकाल लिया। तो 5.6 लीटर का मोल निकालेंगे तो आएगा 5.6/22.4। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमने क्या इससे पता किया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकले 56/22.4। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका होता है, वो वाला फॉर्मूला लगेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया कितना है, 56/22.4। ठीक है, मास हमें पता है 10 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता। तो मॉलिक्यूलर मास जो है उसको अगर हमें पता करना है तो हमें इसको बस सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 10/5.6 इंटू 22.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 56 को इससे करते हैं तो हमारा उसी रेंज में आंसर आता है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 आंसर आएगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो है या मॉलिक्यूलर मास जो है वो 40 होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया 40 ग्राम। अब हमें पता है वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम। अब ये तो हमने निकाल लिया क्या, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इसका हाफ होती है मॉलिक्यूलर मास के, तो निकल गई। बट अब हमें इसका फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है। तो देखो हम मोलर मास के हिसाब से देखेंगे। देखो अगर ये वाली होगी C6H8 तो 80 ग्राम होगा, अगर ये देखेंगे तो 40 ग्राम होगा। तो C3H4 इससे बिल्कुल पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर मास मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये C3H4 है। ठीक है, वेपर डेंसिटी हमें पता है 20 है, हमने निकाली 40/2 करके। और फॉर्मूला क्या है, C3H4, 20 एंड C3H4, क्योंकि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होगा। द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई, इसमें रिएक्शन इन रिवर्स को छोड़ो। What is the color of methyl orange when few drops of it added to the mixture of solution contain 80 ml of 1m HCl and 30 ml of 1m NaOH। दिया हुआ क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 ml आपको HCl दे दिया, 80 ml आपको 1m HCl दे दिया, यानी 1 मोलारिटी का HCl दे दिया, और इसी तरीके से आपको 30 ml 1m NaOH दे दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 1m HCl है और 1m ही NaOH है। तो 80 ml 1m HCl दिया और 30 ml 1m NaOH दिया, इनको मिक्स किया। इनको मिक्स करने के बाद जो भी इनका सॉल्यूशन बना, ठीक है, उसमें मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया गया।
और मिथाइल ऑरेंज को ऐड करने के बाद कलर चेंज का वेट किया गया। मतलब ये जो मिक्सचर है 1 mHCl का 80 ml और 30 ml 1 NaOH का, इसका जब सॉल्यूशन बनाया और इसको मिथाइल ऑरेंज इसके अंदर डाला तो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा, ये है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब HCl और NaOH रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि HCl है प्लस NaOH है तो यहाँ से बनेगा NaCl, ठीक है, यहाँ से बनेगा NaCl प्लस वाटर, यही तो होगा। तो यहाँ पे NaCl और HOH यानी कि वाटर, ये होगा। तो अब यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि 1 मोल जो HCl का है वो 1 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा। मतलब 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaOH। तो अब खुद सोचो, अगर ये तो 80 ml है HCl और ये 30 ml ही है तो क्या HCl पूरा यूज़ हो जाएगा? नहीं होगा। अगर 30 ml NaOH है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो सिर्फ 30 ml HCl के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 30 NaOH 30 ml है तो NaOH विल वर्क एज लिमिटिंग एजेंट। NaOH यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसकी वजह से रिएक्शन जो है लिमिट होगी। तो NaOH हमारा 30 ml है तो HCl भी 30 ml ही यूज़ हो पाएगा और जो बाकी का है वो बच जाएगा, ठीक है। तो 30 ml ही यूज़ हो पाएगा तो 30 में से आपको बाकी बचेगा, ठीक है। तो 30 ml यूज़ होने के बाद जो बाकी बचेगा उस HCl की वजह से, मतलब HCl बच रहा है ना क्योंकि वो एक्सेस में है, तो उस HCl की वजह से जो वो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। और अगर एसिड होगा तो मिथाइल ऑरेंज किस में टर्न हो जाएगा? रेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसमें होगा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद मिक्सचर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स। इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में तो वो एक 1 कार्बन लेस जो है कंपाउंड होता है मीथेन। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा तो मीथेन और अगर प्रोपेनोइक करेगा तो इथेन। नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, मतलब इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, नेगेटिव देता है। बेंजाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल। तो इसका आंसर है बेंजाइल अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है एटम में? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पे, या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द एटम, या रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द एटम। अब एक उसमें लिखा है सी डाइवर्स जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो एक ऐसा सिलेंडर लेके रखता है अपने साथ जिनको सांस आता है। तो उस सांस आने वाली गैस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती। तो अब स्कूबा डाइवर्स की बात करें तो वो क्यों इस तरीके के मिक्सचर्स ले जाते हैं? टू कोप अप विद द हाई प्रेशर अंडर वाटर, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ये इतने % में गैस लेके जाते हैं सिलेंडर में, प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं ले जाते? इसका क्या मतलब जो अभिप्राय है क्या है? तो इसका जो किस चीज़ पे बेस्ड है एप्लीकेशन? हेनरी लॉ पे बेस्ड है। हेनरी जो है, हेनरी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और उनका कहना है कि कोई भी गैस जब किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होती है तो वो किस रेट से डिज़ोल्व होगी ये उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। फिर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्राउनियर मोशन। तो ब्राउनियर मोशन के बारे में कौन सी बात गलत है? पहली बात कि इट इज़ ऑब्जर्व अप टू पार्टिकल साइज विद 0.5 माइक्रोन, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इज द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सोल, या फिर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये गलत है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।